गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। ठीक है बच्चा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चैप्टर्स हमारे रीजनिंग के ऐसे होते हैं जो कि अगर रीजनिंग आ रही है तो वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उनमें से हमारा एक चैप्टर जो है वो है ब्लड रिलेशंस। ठीक है जी, एग्जाम्स में इसकी जो वेटेज है वो 2 से 3 नंबर की जा सकती है। और ये हर एक एग्जाम में, जैसे कि आप चाहे कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें रीजनिंग सिलेबस में आनी है, तो उसमें ये टॉपिक 100% आता ही आता है। ठीक है जी, चलिए जी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बच्चा देखो, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? खून के रिश्ते। ठीक है ना, हमारे रिलेशंस, हमारे घर में जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन पहली चीज ये है कि क्या हमारे घर में सबका आपस में खून का रिश्ता है? तो इसका आंसर है नहीं, सबका खून का रिश्ता बच्चा नहीं होता है। हमारे घर में जितने भी मैरिड कपल्स हैं, जैसे कि हमारे मॉम डैड हैं, दादा दादी हैं, तो जो भी हमारे मैरिड कपल्स होते हैं उनका आपस में ब्लड का रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो खून का रिश्ता है वो मेरे पेरेंट्स के साथ, मॉम डैड के साथ, मेरे दादा दादी के साथ, चाचा जी के साथ, मतलब इनके साथ होगा, बट मॉम डैड का आपस में रिलेशन नहीं होता है। ठीक है जी, तो उन रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ना है। तो बेटा इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने बेसिकली 3 टाइप्स को कवर करना होता है। कौन कौन सी टाइप्स होती है हमारे पास? जैसे फर्स्ट टाइप होती है हमारी फैमिली ट्री के ऊपर, जो आजकल बड़ी ट्रेंड में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड टाइप होती है हमारी कोडेड फॉर्म। ठीक है जी, और थर्ड टाइप हमारी होती है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें किसी चीज को पॉइंट आउट करके, पर्सन को या फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करके कुछ बोला जाता है, उसको हमने कैसे करना होता है, वो सब चीजें हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम लोग ये फर्स्ट वाली जो टाइप है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, अब इसके बारे में बात करने से पहले कुछ चीजों को हमने ध्यान में रखना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज जो हमने माइंड में रखनी होती है वो होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन मतलब लड़का लड़की, मेल फीमेल को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है जब आप फैमिली ट्री क्रिएट करोगे। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो जी, जैसे मेल है तो मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, और फीमेल बतानी है अगर हमने तो उसके लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर हमने दो लोगों के बीच में मैरिज शो करनी है, शादी का रिश्ता दिखाना है, ठीक है, शादी का रिश्ता दिखाने के लिए हम इस तरीके से 2 लाइनें लगा देंगे। कैसे? जैसे मैंने बोलना है कि A इज मैरिड टू B, तो मैं क्या करूंगी कि ये A है, इसकी शादी B के साथ हो गई है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ठीक है जी, तीसरी चीज, अगर हमने सिबलिंग्स का रिश्ता दिखाना है, तो बच्चा सिबलिंग्स क्या होते हैं? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सिबलिंग्स जो होते हैं वो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी हैं, चाचा का बच्चा है, बुआ का है, मासी का है, वो सारे के सारे हमारे कजिन्स होते हैं। जो हमारे सगे भाई बहन होंगे उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो सिबलिंग्स के लिए हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं बीच में। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर हमने दो लोगों के बीच में जनरेशन का गैप दिखाना है। अब ये जनरेशन गैप क्या होता है बच्चा? पीढ़ी, पीढ़ी का गैप दिखाना। जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ एक जनरेशन का गैप आएगा, ठीक है जी, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 2 जनरेशन का गैप आएगा। तो जनरेशन गैप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ये एक लड़का है, इसके पापा ये हो गए, तो पापा और इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने। इसका मतलब क्या है? इनके बीच में एक जनरेशन का गैप है। तो जितनी जनरेशन का गैप आता है उतनी ही स्ट्रेट लाइंस हम बीच में ड्रॉ करते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, अब इसके बाद फैमिली ट्री की बात करते हैं। देखो बेटा,
फैमिली ट्री होता क्या है, पहले इसको समझो। फैमिली ट्री का मतलब मैं आपको एक रफ सा फैमिली ट्री बना के बताती हूँ। देखो जैसे जैसे सपोज करो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसका जेंडर प्लस माइनस मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अभी हम इसको लेकर नहीं चल रहे, बट हमें ये पता है कि ये जो पर्सन है इसके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। तो पापा और मम्मी, मदर एंड फादर पेरेंट्स होंगे इनके, ठीक है जी। तो बेटा आपको जैसे पता ही है कि हमारे फादर और मदर के बेसिस पे हमारी जो फैमिली होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कैसे कैसे डिवाइडेड होती है? जैसे कि हमारे पापा वाली साइड को हम कौन सी साइड बोलते हैं, पैटर्नल साइड बोलते हैं, ठीक है, और मम्मी वाली साइड को हम मैटरनल साइड बोलते हैं, पैटर्नल और मैटरनल। ओके जी, अब इसके हिसाब से देखते हैं। अब ये पापा वाली साइड है तो पापा के पेरेंट्स होंगे प्लस एंड माइनस, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दादाजी और दादी जी, ठीक है जी। ऐसे ही मम्मी के पेरेंट्स होंगे, प्लस माइनस ले लेते हैं फिर से, इनको क्या बोलेंगे, अगेन इंग्लिश में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तो बोलेंगे ही, बट हम साथ में मैटरनल वर्ड यूज कर लेते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी जी, ठीक है जी। इधर वाली साइड में स्पेसिफाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मॉम वाली साइड को हमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखो, अब इधर को ऊपर की तरफ हमने दो लेवल देख लिए। ऐसे ही ये पर्सन है, इस पर्सन की चलो फ्यूचर में कभी ना कभी शादी होगी, ठीक है जी। तो शादी के बाद हम लेके चलते हैं कि इस पर्सन के बाय डिफॉल्ट दो बच्चे लेके चलते हैं, प्लस एंड माइनस, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, लड़का लड़की हो गए इसके। उसके बाद अगेन अब ये आगे शादी कराएगा तो इसके दो बच्चे लेके चलते हैं, इधर इसने शादी करवा ली तो इसके लेके चलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो पर्सन है इसके दो ही लेवल हमने अप जाना है और दो ही लेवल इसके डाउनवर्ड साइड जाना है, ठीक है। तो कितने लेवल्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेवल हिरार्की हमारी बनती है, जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, फिर हम, हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे, मतलब कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा ही हमने करना होता है। ये हमारे बेसिक से रिश्ते हैं, इनको अगर हम और थोड़ा स्पेसिफाई करें कि कौन कौन से रिश्ते हमें चैप्टर में मिलते हैं देखने को, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो कि अगर मान लो, जस्ट अ सेकेंड, अब मान लो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, ये वाले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा इस सेम लेवल पे और कौन से लोग होंगे जो कि इन्हीं के लेवल पे इंट्रोड्यूस होंगे, कौन से होंगे, ये मेरे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, तो हो सकता है इनके भाई बहन एग्जिस्ट करते हो, है ना, दादाजी और दादी जी के भी तो भाई बहन हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ग्रैंड अंकल या फिर ग्रैंड आंट, ठीक है। ऐसे हम उनको स्पेसिफिकेशन दे देंगे, ग्रैंड वर्ड लगा देंगे, ओके। तो ये हो गए हमारे पेरेंट्स, हमारे मॉम डैड हैं ये, है ना। तो अब हमारे मॉम डैड के लेवल पे हमारे और कौन से रिश्ते होते हैं, सोचो जरा कौन कौन से होते हैं। हमें पता है चाचा होता है, बुआ, मासी, मामा जी, ये सब होते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हमने उनको क्या कह देना है, अंकल और आंट, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन कैसे देंगे, अगर तो चाचा जी हैं, मतलब पापा वाली साइड के हैं, चाचा जी हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अंकल। लेकिन अगर मामा जी हैं तो मैटरनल अंकल बोलेंगे हम, ठीक है। उसी हिसाब से अगर चाची है या बुआ है तो वो आंट हो जाएगी, और अगर मासी आ जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगी, मैटरनल आंट हो जाएगी। मैं आपको बता चुकी हूँ, मम्मी वाली साइड को थोड़ी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है, ठीक है जी। चलो ये हो गए। अब ये एक पर्सन है, ठीक है जी, इसका हमने क्या किया, शादी, लेकिन शादी से पहले इसके कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, कौन से होते हैं बच्चा, सबसे पहले देखो इसके सिबलिंग्स होते हैं, इसके सगे भाई बहन, सिबलिंग्स, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज, ठीक है जी।
फिर उसके अलावा इसके कजन्स होते हैं, ठीक है। कजन में हमें जेंडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लड़का लड़की दोनों के लिए हम कजन यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कजन्स के बाद फिर इसका स्पाउस ऐड हो जाता है, ठीक है जी। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से अकॉर्डिंगली जेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम सिंगल वर्ड में स्पाउस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसका स्पाउस यहाँ पे ऐड हुआ ना, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर वाले जनरेशंस पे भी पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इन लॉज ऐड हो जाएंगे, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। तो यहाँ पे मदर इन लॉ आ जाएगा एंड फादर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। तो इसके अलावा और कौन ऐड हो जाएगा, इसके खुद के लेवल पे इसकी सिस्टर इन लॉ और इसका ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो स्पाउस ऐड करते ही ये इन लॉज वाला रिलेशन जो होता है वो भी बीच में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ये कौन थे, ये इस पर्सन के खुद के बच्चे थे, ठीक है, खुद के बच्चे। लेकिन अगर इस पर्सन के जो भाई बहन है, ये जो ले गए, इनके जो बच्चे होंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाता है नेफ्यू एंड नीस। नेफ्यू लड़के के लिए और नीस हो जाता है लड़की के लिए, ठीक है। तो चाहे आप ये लगा लो कि अगर भांजा है या भतीजा है तो भी वो नेफ्यू है, भांजी भतीजी तो वो क्या हो जाएगी, वो नीस हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये इस पर्सन के नीचे कौन थे, ये इसके ग्रैंड चिल्ड्रन है, बच्चों के बच्चे हैं। तो इस लेवल पे हम यही वर्ड यूज करते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट इज ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। चाहे खुद के हैं चाहे भाई बहन के, वो हमारे लिए कॉमन ही चलता है कि ये सारे लेवल पे ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, अकॉर्डिंग टू द जेंडर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा जी। ये हमारा एक बेसिक फैमिली ट्री होता है। हमने यहाँ पे जितने भी रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उस हिसाब से इन्हीं में से हमारे आंसर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स कभी ब्लड रिलेशन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे हमारे जितने मर्जी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट वो बीआर में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। ये बेसिक फैमिली ट्री आ गया, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है क्वेश्चंस का फॉर्मेट। तो फैमिली ट्री पे क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं और उनको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो जी ये आगे हमारे टाइप 1 फैमिली बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। करना क्या है, इसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ होगा, उस पैराग्राफ के बाद आपको 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कि कितना बड़ा पैराग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। उसको हमने फिर सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली फैमिली ट्री बनाकर, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया, A is father of B but B is not his son। क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी बता देती हूँ अगर कोई हिंदी वाला स्टूडेंट है। क्या बोला उसने, A जो है वो फादर है B के, लेकिन B उनका बेटा नहीं है। तो क्या मतलब है, देखो पहले इसको बनाते हैं। A फादर है, ये फादर मतलब प्लस आएगा, मेल है, ठीक है। अब ये फादर किसके हैं, ये बी के फादर हैं, तो बी इनका एक लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। जनरेशन गैप आ गया है ना। अब देखो उसने स्पेसिफाई किया कि जो बी है ना वो उनका बेटा नहीं है। तो बच्चा सोचो अगर बी उनका बेटा नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली फिर वो बेटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेंडर क्या डिफाइन कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ब्लड रिलेशन में याद रखना जिसका जेंडर डिफाइन है उसका करना है, अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन देखो, C is the daughter of D and sibling of B। ये जो C है ये डॉटर है। अब देखो C डॉटर किसकी है, C ने बेटी बनना है, किसकी बेटी बनना है, C ने बेटी बनना है D की, हो गई, ठीक है। फिर आगे इंफॉर्मेशन ये भी दे दी कि जो C है वो D की तो बेटी है,
लेकिन वो सिबलिंग किसकी है? सिबलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, सगे भाई बहन को बोलते हैं। सिबलिंग किसकी है? वो बी की सिबलिंग है। तो ये सी और ये बी, इनके बीच में रिलेशन आ गया सिबलिंग वाला, सिंगल लाइन। ठीक है जी। अब देखो, सोचो, अब अगर सी और बी आपस में सिबलिंग्स है, मतलब सगी बहनें हैं, माइनस का साइन लगा है ना, तो सगी बहनें हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दो पर्सन है ये क्या होंगे? ये इनके पेरेंट्स होंगे, है ना। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ माइनस का साइन आएगा। और पेरेंट्स की आपस में क्या हो रखी होती है? शादी हो रखी है, मैरिज रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, प्लस माइनस भी यूज हो गया, मैरिज शुरू हो गई, सिबलिंग यूज हो गया, जनरेशन गैप यूज हो गया, सारे सिंबल्स हमारे यूज हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब ये हमारा फैमिली ट्री बन चुका है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? आंसर्स निकालेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो बच्चा क्या पूछा जा रहा है? वो पूछ रहे हैं कि ये जो बी है ये इस डी के साथ कैसे रिलेट करता है, मतलब इस बी का डी के साथ क्या रिश्ता है, मैंने फाइंड करना है, ठीक है। देखो जरा, ये बी है, ये डी है। अब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी, ये बी जो है ये इनके क्या है? ये पेरेंट्स हैं इनके, है ना। तो जेंडर क्या है? यहाँ डी के ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन ये तो मम्मी होगी, लेकिन मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा ये जो बी है ये इस डी का क्या लगता है या लगती है। तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर कि माइनस का साइन है, तो बी जो है वो डी की क्या लगेगी? बेटी लगेगी, डॉटर लगेगी, ठीक है ना। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया डॉटर। क्लियर जी? आई होप क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखो, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ये जो डी है इसका ए के साथ क्या रिश्ता है? उल्टा मत करना, डी का रिश्ता ए के साथ क्या है? तो क्या है बच्चा बताओ। देखो, डी जो है वो ए की क्या है? वाइफ है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा वाइफ, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ध्यान से देख लो, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना ध्यान से। कुछ नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने उसका अकॉर्डिंगली फैमिली ट्री बनाया। फैमिली ट्री को देखने के बाद हमने उसका आंसर फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। ये है हमारे पास, ये होगा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो जी क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या आया, P is the brother of K। ये जो P है ये K का क्या लगता है? भाई लगता है। ओके, अब क्या लिखा है? K who is wife of L। तो बच्चा बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये who जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, who जो लिखा होता है वो हमेशा अपने साथ वाले बंदे की ही बात करता है, ठीक है। तो हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो क्या है ये? P भाई है K का और K वाइफ है L की। तो इसको हम अभी ड्रॉ करते हैं। देखो, P को मैंने भाई बनाना है, किसका भाई? K का। सिबलिंग रिलेशन आ गया है ना। P ब्रदर है तो जेंडर डिफाइन कर दिया। K को मैंने वाइफ बनाना है L की, तो K वाइफ कैसे बनेगी? ये देखो, ये इसकी वाइफ बन गई, ठीक है ना। फिर बोला U is the only son of L and brother of T। ये जो U है ये बेटा है, किसका बेटा है? L का बेटा है। तो ये L है, ये K, ये एक मैरिड कपल है। तो ऑब्वियसली अगर U L का बेटा है तो K का भी तो बेटा ही होगा, है ना, शादी हो रखी है उनकी। तो हम लेके चलते हैं ऐसे, U को हमने बेटा बना दिया L का, और मुझे बोला गया है कि ये जो U है ये भाई किसका है? ये भाई है T का। ओके, तो U को मैंने भाई बनाना है, किसका? T का भाई बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझो, T के ऊपर अभी मैंने कोई जेंडर नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं जनरल रीड करूं तो मुझे T की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, बट है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ मुझे बोला गया है कि U जो है वो ओनली सन है L का। मतलब ओनली का मतलब
कि यू जो है वो एल का एक लौता बेटा है। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो एल है इनका एक ही बेटा है, और वो कौन है, वो यू है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं निचोड़, कि यू के जितने भी सिबलिंग्स होंगे वो सारे क्या होंगे, अब लड़कियां होंगी, ठीक है, गर्ल चाइल्ड होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यू अगर एल का एक लौता बेटा है, इट मींस जो टी है वो उनकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे, अपनी तरफ से नहीं किया। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड ना लिखा होता फिर हम टी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते थे, वो कांट भी डिटर्मिन हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ओनली लिख दिया है तो हमारे पास स्पेसिफाई हो गया कि जो एल है उनका सिर्फ एक लौता बेटा, बेटा सिर्फ एक ही है उनके पास, यू, तो बाकी जो होंगे वो कौन होंगे, वो लड़कियां होंगी, बेटियां होंगी, ठीक है जी। ये बन गया फैमिली ट्री। अब अकॉर्डिंगली आंसर निकालते हैं। देखो, हाउ इज P रिलेटेड टू L, ये जो P है ये इस L का क्या लगा, चलो देखो जरा। P भाई है इसका K का, ठीक है, और L क्या है, L जो है वो K का हस्बैंड लगता है ना। तो ये इसका भाई हो गया और L इसका हस्बैंड है, तो अकॉर्डिंगली ये बंदा अपनी बहन के पति का क्या लगेगा, बहन के पति का क्या लगेगा, सोचो, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हिंदी में इसको साला वर्ड बोलते हैं और इंग्लिश में आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब कईयों के माइंड में ये भी आ सकता है, तो अगर ये पूछा जाए कि एलपी का क्या लगता है, तो बच्चा देखो इंग्लिश में वर्ड वही रहेगा ब्रदर इन लॉ, ये P और L आपस में इंग्लिश के अकॉर्डिंग ब्रदर इन लॉ ही कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करूं स्पेसिफाई करने की, तो जो L है वो P का क्या लगेगा, जीजाजी लगेंगे, ठीक है। तो हिंदी में डिफरेंस आ जाएगा, इंग्लिश में कॉमन वर्ड यूज होता है। क्लियर जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज T रिलेटेड टू K, ये जो T है ये इस K की क्या लगी, बताओ बच्चा क्या लगी। देखो ये इनके पेरेंट्स हैं, तो T इनकी क्या लगेगी, T इनकी डॉटर लगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास डॉटर। आई होप क्लियर हो गया होगा ओनली का कॉन्सेप्ट एंड ये जो मैंने आपको रिलेशंस बताए हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब मेरे को क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जी, कि V इज द ग्रैंडफादर ऑफ S हु इज सन ऑफ M। V जो है वो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दादाजी, ठीक है ना, दादाजी हैं S के, और S किसका बेटा है, S बेटा है M का। ओके चलो इसको बनाए, V दादाजी प्लस का साइन, किसके दादाजी हैं, वो S के दादाजी हैं। अब तुम सोचोगे मैंने ये बीच में गैप क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बच्चा दादाजी के साथ हमारा 2 जनरेशंस का गैप होता है, हमारा रिलेशन दादाजी के साथ पापा के थ्रू बनता है, तो इसीलिए हमें सेंटर में जो स्पेस छोड़नी है वो पापा के लिए छोड़नी है, ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्ट लाइन नहीं बन सकती है। ओके, अब एस के बारे में बोला गया था कि एस बेटा है किसका, एम का बेटा है, एस ने बेटा बनना है एम का। लेकिन अभी फर्स्ट लाइन में मुझे नहीं पता कि एम इसके पापा हैं या मम्मी है, तो वी कैन होल्ड ऑन दैट। ओके नेक्स्ट लाइन देखो, बी इज द हस्बैंड ऑफ एम, यहां देखो स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो बी है ये हस्बैंड है किसका, एम का, तो एम क्या हो गई, लड़की हो गई, ठीक है ना। अब हम इसको फिट कर सकते हैं, एस ने बेटा बनना था एम का, देखो एम का बेटा एस ने बनना था यहाँ पे, है ना, ये देखो यहाँ साइन लगा देते हैं प्लस का, तो बी जो है वो एस के क्या हो जाएंगे, पापा, और एस के मम्मी कौन है, एम, और ये स्पेस हमने किसके लिए छोड़ी थी, पापा के लिए छोड़ी थी, तो यहाँ पे बी प्लस का साइन और यहाँ पे एम, ठीक है, ये लाइन होगी जस्टिफाई मेरी। अब नेक्स्ट पार्ट में लिखा है बी इज द हस्बैंड ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ एक्स, तो जो बी है ये भाई किसका है, ये एक्स का भाई है,
x के ऊपर बच्चा कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि मुझे अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, ना कहीं पे ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तो हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अभी क्वेश्चन के आंसर देखो, हाउ इज s रिलेटेड टू x। ये जो s है ये इस x का क्या लगेगा, देखो रिलेट करते हैं। ये पर्सन का भाई कौन है, ये x का भाई है b, और s जो है वो इसके भाई का क्या लगता है, बेटा लगता है। तो मेरे भाई का बेटा मेरा क्या लगेगा, s मेरा क्या लगेगा, वो मेरा क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। ठीक है जी। तो हम आंसर यहाँ पे बता देंगे कि ये इसका नेफ्यू लगता है। ठीक है जी, ओके। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछूं कि ये जो x है ये s का क्या लगेगा, अब देखो x का तो जेंडर मुझे नहीं पता ना, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि ये अंकल भी हो सकता है, ये आंट भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरफ से अगर x की तरफ से पूछूं तो कांट बी डिटरमिन या आइदर और में आंसर चला जाएगा, लेकिन उसने मुझसे s की तरफ से पूछा तो s तो 100% क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज दिस v रिलेटेड टू m। ये जो v है ये इस m का क्या लगेगा, देखो ये v का बेटा कौन है b, ठीक है, b की वाइफ कौन है m। ओके, तो सोचो ये अपने बेटे की वाइफ का क्या लगेगा, अपने बेटे की वाइफ का क्या लगेंगे, ये ससुर जी लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास, फादर इन लॉ। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने काफी अच्छे से रिलेशंस कर दिए हैं, ओनली वर्ड कंप्लीट कर लिया, कांट बी डिटरमिन देख लिया। ठीक है ना, तो बस ऐसा ही आपने करना होता है। ठीक है, जो लाइनें लिखी हैं उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद फैमिली ट्री बनाने के बाद उसके आंसर्स हमने फाइंड करने हैं, ध्यान से पढ़ के फाइंड करने हैं, उल्टा आंसर नहीं देना है। s रिलेटेड टू x पूछा है मतलब s का रिश्ता x के साथ बताना है, उल्टा मत बता देना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, और ये कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो एक आधे बार अच्छे से ये वीडियो देखना और उसके बाद इनके साथ के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बच्चा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना, बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आ सकती है। मुझे भी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं पढ़ाने लायक बन चुकी हूँ, है ना, तो प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आती है। ओके बच्चा जी, देखो जी आज हमने क्या किया, ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमने फर्स्ट टाइप को कवर किया है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें हम इसकी नेक्स्ट जो 2 टाइप्स रह गई हैं उसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो उस हिसाब से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप एग्जाम में चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक आराम से बन जाओगे। ठीक है जी बच्चा, बस ध्यान से इसको पढ़ लेना। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय बच्चा जी।